हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे सर अबाउट सीए इंटर ग्रुप वन अकाउंटिंग के बारे में। मैंने एक एबीसी एनालिसिस किया है, चैप्टर को कैटेगरी दी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, और उसके हिसाब से पास्ट ट्रेंड को देखते हुए कुछ एक्सपेक्टेशन निकालिए कि नवंबर 2020 में पेपर किस तरीके का हो सकता है, कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मैंने एक एक्सपेक्टेड लिस्ट भी निकाली है कि इस बार पेपर किस टाइप का हो सकता है। मैंने आज से एक साल पहले जो आपका लास्ट अटेम्प्ट हुआ था नवंबर 2019, उस टाइम पे भी मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकाली थी और बच्चों ने काफी उस वीडियो को प्यार दिया था और काफी हद तक चीजें उसके हिसाब से मैच भी करी थी। तो सेम गोज हियर, नवंबर 2019 के बाद एग्जाम हुए ही नहीं, तो सर अब नवंबर 2020 में एग्जाम होने वाले हैं, तो किस टाइप के एग्जाम, किस टाइप के क्वेश्चंस इंटर लेवल पे अकाउंट्स में आ सकते हैं, वो मैंने कुछ एक्सपेक्टेशंस, कुछ एबीसी एनालिसिस करके आप लोगों के सामने निकाला है। ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आपको दिख रही है स्क्रीन पर, ये पीडीएफ आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मैं आपको इस पीडीएफ को पहले समझाऊंगा और फिर कुछ बातें हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा। ठीक है जी, चलो। तो सर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो वीडियो को कमेंट करना और अपने सब दोस्तों के साथ आप लोगों को शेयर जरूर करना है इस वीडियो को। आइए जी सर, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम डिस्कस करते हैं कि आपके ग्रुप वन अकाउंट्स में जो टॉपिक्स हैं उनको किस हिसाब से कैटेगराइज किया जाए कि सर ए कैटेगरी, ए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बी मतलब इंपॉर्टेंट कैटेगरी और सी मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी। कैसे हमें प्रिपेयर करके चलना चाहिए, कैसे हमें कैटेगराइज करके चलना चाहिए, पास्ट में क्या होता आ रहा है, अब आगे क्या उम्मीद है कि किस टाइप से कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखो सर, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इस टाइम पे थोड़ी एक्सपेक्टेशंस निकालना मेरे लिए टफ इसलिए रहा क्योंकि सर आप सबको पता है कि मई 2020 में ही इंस्टीट्यूट ने अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स में काफी सारी अमेंडमेंट्स करी थी, काफी सारे कोर्सेज टॉपिक्स को चेंज किया था, शफल किया था। हुआ शफल क्या था कि सर जो ग्रुप वन में कुछ टॉपिक्स थे उनको ग्रुप टू में शिफ्ट कर दिया गया। इस वजह से काफी सारी चीजों के में बदलाव आया, कुछ टॉपिक को डिलीट भी किया गया एडवांस अकाउंट से, तो काफी सारी चीजों में बदलाव यहां पर आया है। तो थोड़ा सा कह सकता हूं कि सर मुझे एक्सपेक्टेशन निकालने में या कैटेगराइज करने में थोड़ी सी दिक्कत आई। पहले इतनी दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि सर पहले कोर्स में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन नए कोर्स में आफ्टर चेंजेस इन द सिलेबस या चेंजेस इन द कोर्स, ये नवंबर 2020 में पहला एग्जाम होने जा रहा है। फिर भी सर कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि किस टाइप का पेपर आएगा। ठीक है जी, देखो बच्चों की काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इस टाइप की वीडियो बनाओ, क्योंकि आपने पहले भी बनाई थी, हमें काफी मदद मिली थी, लेकिन सर दिस इज द राइट टाइम। अगर मैं पहले आप लोगों को ये वीडियो दे देता ना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि फिर बच्चे सेलेक्टिव स्टडी शुरू कर देते हैं, जो कि सर बेकार है। सीए जैसे कोर्स में सेलेक्टिव स्टडी अलाउड नहीं होती है, करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जब आप पूरी स्टडी कर चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि सर कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा अटेंशन पे करी जाए, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा लाइटली भी रख लिया जा सकता है। आओ जी, देखो जी, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अगर मैं स्टार्ट करूं तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मैंने ए कैटेगरी में डाला, ए कैटेगरी में डाला हुआ है। ठीक है जी, अगर मैं पास्ट ट्रेंड को देखूं, एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। अगर मैं पास्ट ट्रेंड को देखूं, मई 2018 में सर एएस 12 और 11 से 10 नंबर के क्वेश्चन आए थे। वैसे तो एएस में से 20 नंबर का पहला क्वेश्चन जो आता है कंपलसरी, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से ही आता है 20 नंबर का। लेकिन सर पहले क्या था कि बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ग्रुप टू वाले ग्रुप वन में थे, जो अब ग्रुप टू में शिफ्ट हो गए, इसलिए वो सारे भी थे, वो सारे भी पूछे गए थे। इसलिए मैंने उनको तो हटा ही दिया, क्योंकि वो तो आपको अभी समझने की जरूरत ही नहीं है, उनको तो मैंने पिक्चर से बाहर करा। तो 12 और 11 आपका 10 नंबर का पूछा गया था। नवंबर 2018 में उन्होंने 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, दो क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 पे और एक क्वेश्चन एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पे पूछा 20 नंबर का। मई 2019 में उन्होंने एएस 16, एएस 13 होता है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इस पे भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। एएस 12 और एएस 2 25 नंबर का आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे। फिर उन्होंने नवंबर 2019 में एएस 3, एएस 11, एएस 2 15 नंबर के पूछे। और मैंने यहां पर एमटीपी 2000 अक्टूबर 2020 को भी डाला है, क्योंकि सर एमटीपी से भी थोड़ा आइडिया मिलता है, क्योंकि रिवाइज्ड कोर्स की एमटीपी पहली है ये।
ठीक है जी। तो एमटीबी अक्टूबर 2020 उसमें इन्होंने 24 नंबर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन डाले हैं फ्रॉम एएस 1, 11, 12, 10 एंड 13, एएस 1, 11, 12, 10 और 3 से। अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, देखो सर ये फॉलो करके चलना है कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगेन क्वेश्चन नंबर 1 आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसमें सर मुझे ऐसा लगता है कि एएस 1, 10, 11, 16 ये 4 स्टैंडर्ड इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे, एएस 1, एएस 10, एएस 11 और एएस 16। उसके बाद आप एएस 2, 3, 12, 13 भी करके चल सकते हो। कहने का मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं आपको तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे ही 7-8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, उनको तो एक भी स्टैंडर्ड को मत छोड़ना, सारे स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से करके जाना। 20 नंबर कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, और सब 20 ही नहीं, लगभग लगा लो कि 25 नंबर तक का पेपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होता है, तो इसलिए उसको अच्छे से करके जाना। मिनिमम बोल रहा हूं 25, कई बार तो सर 35 मार्क्स तक का पेपर देखा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा ही आएगा। और आपके कोर्स में सिर्फ 8 स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें से 25-30 नंबर का पेपर है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, उनको अच्छे से करके चलना, एएस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना। और एएस खाली पढ़ लेने से काम नहीं बनता, एएस के आंसर को ड्राफ्ट करना आना चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बना रखी है सर, हाउ टू प्रेजेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, वो भी वीडियो आप देख सकते हो कि एएस के आंसर्स को किस तरीके से हमें लिखना चाहिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरीके से आपको लिखना चाहिए, तो वो भी सर आपको बहुत अच्छे से कर जाने हैं। एएस बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। हाँ बस ये करना है कि एएस में इस टाइप से सीक्वेंसिंग कर लेना, पहले एएस 1, 10, 11 और 16, और उसके बाद आप क्या करो 2, 3, 12, 13 ये स्टैंडर्ड आप करके चलोगे। ठीक है जी, तो ये आप सबसे पहले करके चलोगे। ये जो मैंने कैटेगरी बना रखी है 1, 2, 3 ये सब मैंने सीरियल नंबर इसलिए दे रखे हैं कि पहले कौन सा करना है फिर कौन सा करना है। ये मैंने ए कैटेगरी पहले डाली है, फिर बी, फिर सी, ठीक है, ऑब्वियसली इसी तरीके से डलेगी। वंस यू आर डन विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक बार आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो जाएं, कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मेरी 25 से 35 नंबर तक की तैयारी हो चुकी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने के बाद उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक उठाओगे। फाइनल अकाउंट्स शेड्यूल 3 का टॉपिक उठा लेना, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउअडेज, आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं इस फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक को आज से पहले बोलूं तो सर ये देखो क्या स्टेटस था मई 2018 में तो इसमें से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, ठीक है। नवंबर 2018 में से भी इसमें से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, ठीक है। मई 2019 में भी इंस्टीट्यूट ने यहां से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। इंस्टीट्यूट ने मई 2019 में से भी यहां से क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, लेकिन नवंबर 2019 में उन्होंने 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा, 10 नंबर की बैलेंस शीट पूछी और 5 नंबर में इफेक्टिव कैपिटल कैलकुलेशन का, जिसमें मैनेजरियल रेम्युनरेशन निकालना होता है, उस टाइप का क्वेश्चन पूछा। और अगर मैं मॉक टेस्ट पेपर देखूं अक्टूबर 2020 का, तो उन्होंने 16 नंबर का पीएनएल पूछा है, 4 नंबर का एक बेसिक क्वेश्चन पूछा फाइनल अकाउंट से, और 5 नंबर का इफेक्टिव कैपिटल पूछा है। 25 नंबर का फाइनल अकाउंट पूछ लिया मॉक टेस्ट पेपर में। अक्टूबर 2020 का जो मॉक टेस्ट है 25 नंबर का फाइनल अकाउंट्स पूछ लिया उन्होंने। तो फाइनल अकाउंट्स इंपॉर्टेंट बन चुका है इस समय आपके लिए, कैटेगरी नंबर ए में ही जाएगा, सेकंड नंबर पे आप फाइनल अकाउंट से करके चलोगे। अगर मैं उम्मीद लगा के चलूं, एक्सपेक्टेशन लगाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर 10 से 15 नंबर का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपसे वो बैलेंस शीट पूछ सकता है, पीएनएल पूछ सकता है, मैनेजरियल रेम्युनरेशन पूछ सकता है, और जनरल क्वेश्चन भी पूछकर चल सकता है। मतलब ये लगा लो कि 10 to 15 मार्क या 15 से 16 नंबर तक भी लेके जा सकता है वो। उसमें क्या पूछ सकता है वो आपसे, उसमें आपसे वो फुल फ्लैज बैलेंस शीट पीएनएल भी पूछ सकता है, या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूछ सकता है फुल फ्लैज 16 नंबर की। नहीं तो वो ऐसे भी कर सकता है कि 10 नंबर का आपसे अपना ये पूछ लिया, सिर्फ बैलेंस शीट पूछ ली, 5 नंबर का कोई जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, या इफेक्टिव कैपिटल मैनेजरियल रेम्युनरेशन का पूछ लिया। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं, फाइनल अकाउंट्स पूरा अच्छे से करके जाना। शेड्यूल 3 की आपको पूरी बैलेंस शीट आनी चाहिए, पूरे पीएनएल के फॉर्मेट आने चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स आने चाहिए आपको अच्छे से, मैनेजरियल रेम्युनरेशन में वो इफेक्टिव कैपिटल वाली लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए, सेक्शन 197 और 198 में प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए, एमआर की लिमिट आपको पता होनी चाहिए। जनरल कुछ चीजें हैं जो शेड्यूल 3 में रिक्वायरमेंट होती है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन्हीं को ही कर लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से करके जानी है। ठीक है जी, फाइनल अकाउंट्स की बात आ गई। ओके, इसके बाद
वंस यू आर डन विथ फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स करने के बाद अगली जो मैंने इंपॉर्टेंट कैटेगरी निकाली है वो निकाली है, एक टॉपिक होता है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अगेन ये भी ए कैटेगरी का टॉपिक में आता है, क्योंकि इसमें से भी ऑन एन एवरेज 8-10 नंबर का क्वेश्चन हर बार आया है। देखो कैसे, मई 2018 में 10 नंबर का एक नॉर्मल क्वेश्चन आया, नवंबर 2018 में 12 नंबर का क्वेश्चन आया, मई 2019 में 5 नंबर का क्वेश्चन आया, नवंबर 2019 में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, एमटीपी में भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो सर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी वो आपसे 10 नंबर का प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन पूछ सकता है, 10 नंबर का प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन पूछ के चल सकता है। तो सर वो भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ठीक है जी, वो भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद, हाँ जी, इसके बाद जो अगली कैटेगरी निकल के आती है मेरे सामने, वो निकल के आती है दैट इज योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स की। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अगेन मैंने एक कैटेगरी का क्वेश्चन डाला जिसमें से भी आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आया है, 10 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन आया है, कई बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस 5 नंबर का क्वेश्चन आया है, कई बार दोनों ही आ गए, 10 नंबर का प्रैक्टिकल भी आ गया, 8 से 10 नंबर का प्रैक्टिकल भी आ गया और 5 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस भी आ गया। देखो जी, मई 2018 में 10 नंबर का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स पूछा गया। इसमें 2 टॉपिक बनते हैं प्रैक्टिकल में, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स वगैरह। तो मई 2018 में आपसे 10 नंबर का इन्वेस्टमेंट इन शेयर पूछा गया, नवंबर 2018 में 10 नंबर का इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर पूछा गया। मई 2019 में आया नहीं क्योंकि यहां पर इन्होंने AS 13 का क्वेश्चन पूछ लिया था 5 नंबर का। नवंबर 2019 में इन्होंने अगेन 10 नंबर का इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर पूछा। एमटीपी में इन्होंने 8 नंबर का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डाला है। तो सर उम्मीद यही लगाई जा रही है कि इस बार भी ये 8 नंबर तक का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स का क्वेश्चन आप लोगों के लिए 8 नंबर का इंपॉर्टेंट बन गया है, ठीक है जी, तो इसको करके जाना। यहां पर मैंने टाइप भी बता दिया कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो ये पीडीएफ काफी मदद करेगी आपकी, ठीक है जी, तो यहां से टाइप्स भी देख सकते हो आप। ओके, उसके बाद मैंने डाला है टॉपिक ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का टॉपिक फिर अगली कैटेगरी में डाला है। ये भी सर ए कैटेगरी का चैप्टर बनता है, ए कैटेगरी का चैप्टर बनता है जिसमें भी हमेशा क्वेश्चन आया इंश्योरेंस क्लेम। 10 नंबर का मई 2018 में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, कंसिस्टेंसी है सर। नवंबर 2018 में 10 नंबर का लॉस ऑफ स्टॉक। मई 2019 में 10 नंबर का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, नवंबर में 10 नंबर का लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, और इस बार के एमटीपी में इन्होंने 8 नंबर का लॉस ऑफ स्टॉक डाला है। तो मुझे भी लगता है सर इस बार 8 से 10 नंबर का लॉस ऑफ स्टॉक ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि एलओपी इन्होंने पिछले लगातार 2 अटेम्प्ट में पूछ रहे थे, तो इस बार लगता है कि शायद वो एलओएस लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी 8 नंबर का आपसे पूछ के चल सकते हैं, ठीक है जी। यहां तक समझ में आता है कि सर एएस, फिर फाइनल अकाउंट्स, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर प्री एंड पोस्ट, फिर इंश्योरेंस क्लेम, बहुत ये लगा लो सर काफी हद तक तैयारी होगी। कितनी होगी? 25 नंबर के एएस मान के चलो, 10-15 नंबर का फाइनल अकाउंट्स मान के चलो, 35-40 नंबर तो यही हो गए, 10 नंबर का प्री पोस्ट मान के चलो 50 नंबर, 8-10 दोनों चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम इन्वेस्टमेंट अकाउंट मिला के 20 नंबर का मान के चलो, 65 से 70 नंबर तो यही हो गए आपके, 65 to 70 मार्क्स तो यही हो गए। अब बचे बाकी चैप्टर देखते हैं। फिर आता है सर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ये भी करके जाना। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स भी वो ए कैटेगरी में मैंने डाला है क्योंकि सर इसमें से भी कंसिस्टेंसी है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। देखो अगर मैं बात करूं मई 2018 की, तो मई 2018 में इन्होंने 10 नंबर का डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल पूछा। 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। नवंबर 2018 में इन्होंने 5 नंबर का करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट वाला एक क्वेश्चन बनता है, वो पूछ लिया इन्होंने। मई 2019 में इन्होंने नहीं पूछा, ठीक है। नवंबर 2019 में इन्होंने 10 नंबर का मेमोरेंडम मेथड पूछ लिया। एमटीबी अक्टूबर 2020 में एमटीबी में इन्होंने 8 नंबर का बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन डाला है डिपार्टमेंटल का। इस बार भी मुझे लगता है सर 8 नंबर का वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेगा। मतलब नॉर्मल में मैं ये कह सकता हूं कि सर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट पूछ सकता है आपसे, या करेक्टेड प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन पूछ सकता है, या अपना डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालने की कैलकुलेशन पूछ सकता है, ये सब चीजें पूछ सकता है। मेमोरेंडम मेथड मुझे इस बार लीस्ट कम इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो वो आप बाद में करके जाना, पहले अदर टॉपिक्स को कवर कर लेना, ठीक है जी। तो ये आपका डिपार्टमेंटल हो गया ए कैटेगरी का चैप्टर। उसके बाद अगली ए कैटेगरी में आता है हमारे पास सिंगल एंट्री। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये भी मोस्टली सर एग्जाम में पूछा गया है। मई 2018 में इन्होंने नहीं पूछा था, लेकिन नवंबर 2018 में इन्होंने 15 नंबर का टाइप 1 क्वेश्चन पूछा। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है कन्वर्जन ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इनटू फाइनल अकाउंट्स, और एक बनता है आपका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स निकाल के प्रॉफिट कैलकुलेशन करना, जिसके सर आईसीए के स्टडी मटेरियल में 2 ही 3 क्वेश्चन है, वही घूम फिर के आ जाते हैं।
तो सिंगल एंट्री के आपके स्टडी मटेरियल में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उन्हीं को ही अच्छे से कर लोगे तो सर आपका काम काफी हद तक बन जाएगा। ठीक, तो नवंबर 2018 में इन्होंने 15 नंबर का टाइप 1 पूछा, मई 2019 में इन्होंने 12 नंबर का टाइप 1 पूछा, नवंबर 2019 में इन्होंने 10 नंबर का टाइप 1 पूछा, और एमटीपी में सर देखो मॉक टेस्ट पेपर में इन्होंने पूरा 17 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, 12 नंबर का इन्होंने टाइप 1 डाला है, और 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने टाइप 2 क्वेश्चन भी डाला है। तो मुझे लगता है सर इस बार 8 से 15 देखो आना तो आना ही है, सिंगल एंट्री आना तो है ही पेपर में, तो टाइप 1 और टाइप 2 में से कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। अगर टाइप 1 पूछेगा तो वो 12 से 15 नंबर तक का पूछेगा, और अगर टाइप 2 पूछेगा तो 8 नंबर का पूछेगा। तो करके जाना सर, दोनों टाइप अच्छे से करके जाना, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है जी, कोई देखो यहां पर उम्मीद नहीं लगाई जैसे कि टाइप 1 आएगा टाइप 2 आएगा, बस ये है कि सर पूरा आएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब क्या हो गया, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं कि आपके जो ये कैटेगरी ए के चैप्टर है, कैटेगरी ए के जो पहले 9 चैप्टर है, ये तो आपको 100% कवर करने हैं, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ोगे, ये तो आपको फुल फ्लैज 100% करके जाने हैं, इसमें कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, ये पूरे आपके होने चाहिए सारे एएस, पूरा फाइनल अकाउंट्स, प्री एंड पोस्ट छोटा सा चैप्टर, इन्वेस्टमेंट अकाउंट छोटा सा चैप्टर, इंश्योरेंस क्लेम छोटा, डिपार्टमेंटल छोटा, सिंगल एंट्री सर कहने में बड़ा है लेकिन छोटा सा ही है, टॉपिक तो कुछ नहीं है उसमें, क्वेश्चंस की वैरायटी है। तो ये 9 चैप्टर आपके कैटेगरी ए के चैप्टर है जो आपको सबसे पहले कवर करके जाने हैं। ठीक है जी, ये हमारी कैटेगरी समाप्त होती है कैटेगरी ए। उसके बाद आता हूं मैं कैटेगरी बी के ऊपर। कैटेगरी बी में मैंने कुछ चैप्टर डाले, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर डाला मैंने कैटेगरी बी में। इसमें सर इंस्टीट्यूट क्या करता है, कभी एएस पूछ लेता है, कभी फुल फ्लैश पूछ लेता है, कभी पूछता भी नहीं है, तो देख लेते हैं। ये कैटेगरी बी में डाला मैंने। मई 2018 में इन्होंने 5 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन पूछा, क्योंकि एएस 3 लगता है, तो एएस बेस्ड में आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, वो पूछ लेता है आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। नवंबर 2018 में वो सर मिक्स टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद मई 2019 में, नवंबर 18 में इन्होंने पूछा ही नहीं कैश फ्लो। मई 2019 में इन्होंने 10 नंबर का फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ लिया है। नवंबर 19 में नहीं पूछा इन्होंने। मॉक टेस्ट में इन्होंने 5 नंबर का एएस 3 बेस्ड क्वेश्चन डाला है, तो मुझे लगता है सर अगेन पूछ सकता है, चांसेस है पूछने के। अब वो क्या पूछेगा, मुझे लगता है सर 8-10 नंबर का वो इस बार हो सकता है आपसे फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछ ले कैश फ्लो का। ठीक है जी, एएस बेस्ड भी पूछ सकता है और फुल फ्लेज भी आपसे वो पूछ के चल सकता है, करके जाना। ओके, उसके बाद अगला मुझे टॉपिक लगता है सर कैटेगरी बी में फ्रेमवर्क। इसकी भी अच्छी कंसिस्टेंसी है, 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जो लास्ट क्वेश्चन में आता है, तो ये भी आपको करके जाना है। इसमें गिनती के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, लाइक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है कि प्रिपेयर द ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बाय अज्यूमिंग नॉट गोइंग कंसर्न, ऐसा एक क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, वो करके जाना 5 नंबर का। फिर इन्होंने यहां पर नहीं पूछा, मॉक टेस्ट में भी इन्होंने खैर नहीं डाला, लेकिन मुझे लगता है सर 5 नंबर तक का क्वेश्चन गिनती के क्वेश्चन है, वो आपको करके जाना चाहिए। कौन कौन से फ्रेमवर्क में 4 क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से, एक बनता है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बनता है आपका नॉट गोइंग कंसर्न का प्रैक्टिकल, नॉट गोइंग कंसर्न का प्रैक्टिकल। ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चन आपके फ्रेमवर्क के चैप्टर के बनते हैं, जिनको आप अच्छे से करके जाओगे। ठीक, आओ जी, अगला टॉपिक आता है हायर परचेज का। तो सर हायर परचेज का भी मैंने बी कैटेगरी में डाला है, क्योंकि कभी पूछ लेता है कभी नहीं पूछता, तो ज्यादा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल चैप्टर में आता है। मई 2018 में नहीं पूछा इन्होंने, नवंबर 18 में भी नहीं पूछा, लेकिन मई 2019 में इन्होंने 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट और अकाउंट्स बनाना ये सब कुछ पूछ लिया। अगर मैं बात करूं नवंबर 19 में भी इन्होंने नहीं पूछा यहां पर। ठीक है, अगर मैं मॉक टेस्ट पेपर की बात करूं तो एमटीबी में इन्होंने 5 नंबर का कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन डाला है, तो सर मुझे लगता है कि सर आ सकता है, बी कैटेगरी का है तो शायद आ जाए। 5 नंबर का आएगा तो कैलकुलेशन बेस्ड, 10 नंबर का आएगा तो वो अकाउंट्स बनाने का भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक, ओके, उसके बाद फिर आपसे सर अगली कैटेगरी में आते हैं आपके, ये देखो ये चैप्टर जो है ना, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये सब मिक्स होके भी आ जाते हैं कई बार।
बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये मिक्स है। ये क्या होता है सर, इनका ट्रेंड ये है कि 5-5 नंबर का। देखो अगर मैं मई 2018 की बात करूं तो बोनस से भी 5 का आया, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस से 10 का आया और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से 5 का आया। तो इन तीनों में से आप ये लगा लो एक या दो, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, बोनस, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन तीनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आपका। ठीक, अगर मैं नवंबर 2018 की बात करूं तो उन्होंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पूछा 8 नंबर का। मई 19 की बात करूं तो 10 नंबर का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पूछ लिया। नवंबर 19 में इन्होंने 5-5 नंबर के, 5 नंबर का बोनस, 5 नंबर का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मुझे, और एमटीपी में इन्होंने क्या डाला है, 5 नंबर का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डाला है। तो सर मुझे भी ये लगता है कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो 5 से 10 नंबर का आपसे पूछ सकता है। अगेन सर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लोग करके देख लेना। तो तीनों कर लेना सर, तीनों में से कुछ छोटे छोटे से चैप्टर हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा। इसके बाद सर ये कैटेगरी मैंने लीस्ट कैटेगरी में डाला है, राइट इशू, ब्रांच अकाउंट और एप्लीकेबिलिटी। इसमें सर राइट इशू तो कभी तक इन्होंने पूछा नहीं है, वैसे भी एक दो क्वेश्चन है तो देख जाना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, इसमें सर एक ही क्वेश्चन बना है, एक या दो ही क्वेश्चन बने हैं, जिसमें आपसे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस में आपसे बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये पूछ सकता है, और उसके बाद सर एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कुछ लिमिट्स वगैरह है वो याद कर लेना। ठीक है, ये एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। ब्रांच, सब ब्रांच क्यों आपने सी कैटेगरी में डाल दिया? देखो ब्रांच की कहानी क्या है, ब्रांच इंपॉर्टेंट तो है, ब्रांच का क्वेश्चन हमेशा आएगा पेपर में, लेकिन सर मैं उसको ना थोड़ा ऑप्शन में ले जाता हूं। मेरा ये कहना है कि बाकी सब कुछ कर लो, बाकी सब कुछ कर लो, लेकिन ब्रांच को सबसे एंड में करो। अगर कोई बच्चा ब्रांच को ऊपर ऊपर से भी देख के जा रहा है ना, ब्रांच टॉपिक को, या ठीक से ज्यादा करके भी नहीं जा रहा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ब्रांच अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं आता। तो टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन इतना रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्रांच को सी कैटेगरी में डाला हुआ है। बाकी अगर आपको ब्रांच आता है, कोई और चैप्टर ठीक से नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रांच करके जाओ अच्छे से। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि ब्रांच में दिमाग ज्यादा खराब होता है, तो सब ब्रांच से बेटर ये है कि आप बाकी सारी चीजें अच्छे से कर लो, फिर टाइम मिले तो ब्रांच पे लगा लो, नहीं भी लगता सर ब्रांच पे टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन भी तो आना है पेपर में। ठीक है, इस तरीके से करके जाओगे आप लोग। तो ये सर मेरी कुछ इस बार एनालिसिस थी। अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो मुझे लगता है सर 8 से 10 नंबर का फॉरेन ब्रांच का टॉपिक इस बार पूछा जा सकता है। देखो 3-4 टॉपिक बनता है ब्रांच में, इंडिपेंडेंट ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। ठीक है जी, तो इस बार मुझे लगता है फॉरेन ब्रांच में पूछेगा। इवन इन्होंने मॉक टेस्ट पेपर में 6 नंबर इंडिपेंडेंट डाल दिया, 4 नंबर का फॉरेन डाल दिया। मुझे लगता है सर 8 से 10 नंबर तक का फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन वो पूछ सकता है आपसे। तो ये सब चीजें आपको करके जानी है। दिस इज माय एनालिसिस, ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरी कैटेगराइजेशन है। तो सबसे पहले तो सर कैटेगरी ए के चैप्टर कर लेना। कैटेगरी ए जो कि आपके सर 70%, 60 to 70% कोर्स को होल्ड करके चलता है, ये आप पूरा 100% करके जाओगे। उसके बाद कैटेगरी बी में आ जाना, फिर कैटेगरी सी में आ जाना। तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करनी है। देखो क्या है होगा, पेपर क्या होगा, ये तो मैंने फिर भी देखो मैं 100% नहीं कह सकता, क्योंकि सर अभी रिवाइज कोर्स में पेपर अभी नहीं हुआ, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट। थोड़ा सा ट्रेंड को देखते हुए थोड़ा सा पता लगा, थोड़ा मॉक टेस्ट को एनालाइज करके पता लगा, लेकिन ये कैटेगराइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये कैटेगराइजेशन आपको फॉलो करनी है, ए कैटेगरी में, फिर बी में, फिर सी में। तो ये कैटेगराइजेशन आपको जरूर फॉलो करके जानी है। ठीक, तो दिस इज योर कैटेगराइजेशन फॉर सी इंटरमीडिएट अकाउंट्स। अब देखो सर, अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताने वाला हूं कि सर पेपर पैटर्न किस टाइप का हो सकता है, पेपर पैटर्न किस टाइप का हो सकता है। देखो जी, पेपर पैटर्न किस टाइप का हो सकता है, आओ जी। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये तो सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा, ये तो फिक्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो मैंने बता दिया सर ऊपर आपको कौन कौन सा स्टैंडर्ड पहले करके जाने हैं। ये देखो, ये भूलना मत, पीडीएफ में देख लेना। एएस 1, 10, 11, 16, 2, 3, 12, 13 सारे स्टैंडर्ड करके जाना, लेकिन पहले 1, 10, 11, 16 बहुत अच्छे से करके जाना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं। बाकी सर बाकी स्टैंडर्ड्स भी करके जाना है, मतलब स्टैंडर्ड को तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक, तो मुझे लगता है सर क्वेश्चन नंबर 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो तो आता ही आता है, इसमें खैर लगना ही क्या है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सर जहां तक मुझे लगता है इस बार वो आपसे फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछेगा, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन पूछेगा, जिसकी वेटेज वो 12 से 15 नंबर तक रख सकता है, 12 से 15 नंबर तक रख सकता है।
ठीक है, 12 से 15 नंबर तक रख सकता है। ऐसा भी हो सकता है सर क्वेश्चन नंबर 2 में 15 नंबर में फाइनल अकाउंट्स में वो दो पार्ट्स बना दे। उसने 10 नंबर का पूछ लिया और उसने बी पार्ट पूछ लिया आपसे, एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, कोई डिस्क्लोजर चीज पूछ ली 5 नंबर की। ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज मैंने मॉक टेस्ट पेपर में देखी है इस बार। उसके बाद जो बी पार्ट में लगता है मुझे, बी पार्ट में सर लगभग 5 से 8 नंबर का मुझे इस बार लगता है सर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बी में। बी में आपसे वो पूछ सकता है बोनस का क्वेश्चन, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये लगभग आप लगा के चलो 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। 5 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है इस बार, जो मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जहां तक मुझे लगता है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पूछेगा वो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंश्योरेंस क्लेम। ये तो सर ये लगा लो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है। मतलब देखो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 मतलब नंबरिंग तो ऊपर नीचे हो सकती है, आई होप इतना तो सर आप समझोगे, नंबरिंग तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है सर क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैंने चीज लिखी हो सकता है 2 में आ जाए, 2 वाली 3 में आ जाए, वो तो सर इतना तो मैनेज हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है वो 20 नंबर का, कि 10 नंबर इन्वेस्टमेंट 10 नंबर इंश्योरेंस। जनरली ये साथ में पूछे जाते हैं, तो सर इस बार भी ये लगता है कि ऐसी चीज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे लगता है वो आपसे डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन डालेगा। ठीक है जी, डिपार्टमेंटल का हो गया, ये 8 नंबर तक का क्वेश्चन बन जाता है, और इसके साथ वो सिंगल एंट्री डाल सकता है, सिंगल एंट्री डाल सकता है। कितने नंबर का? 12 नंबर तक का क्वेश्चन सिंगल एंट्री का डाल सकता है वो, 12 नंबर तक का क्वेश्चन सिंगल एंट्री का डाल सकता है। सिंगल एंट्री के साथ साथ अगर सिंगल एंट्री नहीं डालता, अगर सिंगल एंट्री नहीं डालता तो सिंगल एंट्री की बजाय वो प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन डाल सकता है, प्री एंड पोस्ट का क्वेश्चन डाल सकता है, लगभग 10 नंबर तक का क्वेश्चन डाल सकता है। तो डिपार्टमेंटल 8 की जगह 10 का पूछ लेगा, ऐसे पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 की बाइफर्केशन, कि सर डिपार्टमेंटल तो पूछेगा ही पूछेगा वो, उसके साथ वो सिंगल एंट्री 12 नंबर का या प्री एंड पोस्ट क्वेश्चन 10 नंबर का डाल सकता है आपके साथ। ठीक, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 में जहां तक मुझे लगता है कि सर ब्रांच का क्वेश्चन आएगा, ब्रांच का क्वेश्चन आएगा। ब्रांच की अगेन वेटेज सर 8 या 10 या 12 ऐसे रहेगी 8 मार्क्स, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स ऐसे रहेगी। और ब्रांच के साथ वो आपसे सर लगभग हायर परचेज का क्वेश्चन पूछ सकता है 8 नंबर का, या तो हायर परचेज पूछ सकता है आपसे 8 नंबर का। अगर उसने 10 नंबर ब्रांच पूछ लिया तो हो सकता है यहां प्री एंड पोस्ट डाल दे वो 10 नंबर का। अगर उसने 12 नंबर का ये पूछा, 12 नंबर का ब्रांच डाला, तो हो सकता है वो ऐसा कर दे आपसे, सॉरी 8 नंबर का ब्रांच डाला तो हो सकता है वो सिंगल एंट्री डाल दे, यहां पर सिंगल एंट्री डाल दे कितने नंबर का? 12 नंबर का, ऐसे भी डाल सकता है। ठीक है जी, तो अगेन सर कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट फिक्स है डिपार्टमेंटल, क्वेश्चन नंबर 5 में ए पार्ट फिक्स है ब्रांच, तो डिपार्टमेंटल भी आना है, ब्रांच भी आना है। ठीक, उसके बाद सिंगल एंट्री, प्री पोस्ट, हायर परचेज, सिंगल एंट्री, प्री पोस्ट, हायर परचेज, इन 3 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। सिंगल एंट्री, प्री पोस्ट, हायर परचेज, इन 3 में से 2 आएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, सिंगल एंट्री पूछ लेगा या हायर परचेज पूछ लेगा या प्री पोस्ट पूछ लेगा। ठीक है, तो मेरा जो ऑप्शन रहता है ना, मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो, अगर आप ब्रांच अच्छे से नहीं करके जा रहे तो। अगर आप ब्रांच अच्छे से नहीं करके जा रहे या ब्रांच में दिक्कत आती है तो ये वाला क्वेश्चन आप चॉइस में छोड़ सकते हो, लेकिन सर बाकी ये चीजें करके जाना। हाँ, ऐसा चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं, ऐसे चांस बहुत रेयर रहते हैं कि डिपार्टमेंटल और ब्रांच इकट्ठे पूछ ले। सर डिपार्टमेंटल और ब्रांच इकट्ठे पूछ लिया तो ये तो मजे वाली बात होगी, क्योंकि बच्चा कभी भी ऐसे नहीं करता। वो तो अगर मान लो बच्चा डिपार्टमेंटल ब्रांच दोनों ही छोड़ गया तो समझ लो उसकी किस्मत अच्छी है, बस ये समझ लो। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं करता, इंस्टीट्यूट भी पूरा समझदार है, वो डिपार्टमेंटल अलग पूछ लेगा, ब्रांच अलग पूछ लेगा, साथ में कोई ना कोई चैप्टर ऐड कर देगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा सर डिपार्टमेंटल करके जाना, ब्रांच बड़ा है उसको आप अवॉइड कर सकते हो, लास्ट में देख सकते हो, नहीं भी करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी चीजें जब कोई चीज छोड़ते हो तो बाकी चीजें अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक की बात है। ओके, और उसके बाद आपका सर क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको हमेशा करना चाहिए इसमें, क्योंकि क्या होता है इंटरनल चॉइस भी होती है।
हाँ, 5 में से कोई भी आपको कोई भी 4 पार्ट करने होते हैं, एनी 4। इन 5 में से कोई भी आपको 4 पार्ट करके चलने होता है, एनी 4। तो अगर मैं बोलूं 5 नंबर में, तो 5 नंबर में वो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, इसमें कुछ लिस्ट है। जैसे इफेक्टिव कैपिटल का क्वेश्चन पूछ सकता है, इफेक्टिव कैपिटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, इफेक्टिव कैपिटल के साथ जो मैंने आपको बताया, देखो यहां जो ये चैप्टर लिखे थे मैंने, ये कौन कौन से लिखे थे, बोनस, रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, AS3। देखो इनमें से क्या होगा, एक क्वेश्चन तो वो हो सकता है यहां पर पूछ ले, यहां पर पूछ ले। अच्छा, इसमें ना प्री एंड पोस्ट भी लिख सकते हो आप, इसमें प्री एंड पोस्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इनमें से एक क्वेश्चन तो वो यहां पर पूछ लेगा आपसे, और उसके बाद एक क्वेश्चन जो बचेगा वो यहां पर पूछ लेगा। तो अगेन मैं बोलूं कि सर वही सेम चीज आ गई, बोनस इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, AS3, प्री पोस्ट, ये आपसे 5 नंबर का यहां पर पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद एक आपसे यहां पर फिक्स्ड है सर, फ्रेमवर्क का क्वेश्चन डाल देगा, वो फ्रेमवर्क का 5 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा। एक आपसे सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस 5 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस 5 नंबर का क्वेश्चन डाल देगा। और एक जो क्वेश्चन बनेगा वो 5 नंबर का, कहीं से भी कुछ कैलकुलेशन पूछ सकता है, जैसे कि हायर परचेज की कैलकुलेशन पूछ ली उन्होंने, प्री एंड पोस्ट से कुछ पूछ लिया उन्होंने 5 नंबर का क्वेश्चन, या उन्होंने क्या कहते हैं अपना मैंने वो भी देखा था भाई, सिंगल एंट्री में टाइप 2 क्वेश्चन, सिंगल एंट्री का टाइप 2 क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने। तो ऐसा पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है जी। तो ये सब चीजें, ये सब पैटर्न सर मुझे लगता है कि सर ऐसा इस बार हो सकता है, ठीक है जी। तो ये आपका कुछ एक्सपेक्टेड पैटर्न है जिसको यू मस्ट फॉलो, सो दैट आप अच्छे नंबर अकाउंट्स में स्कोर कर सको। देखो अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, तो अकाउंट्स में 85 प्लस स्कोर करना इज नॉट अ बिग डील। आप बड़ी आराम से 85-90 नंबर स्कोर कर सकते हो, लेकिन यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी यही है कि जो मैंने आपको पहली कैटेगरी में बताए हैं, ए कैटेगरी के चैप्टर आपको सबसे पहले करने हैं, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फाइनल अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्री एंड पोस्ट, इंश्योरेंस क्लेम, अपना डिपार्टमेंटल अकाउंट्स और सिंगल एंट्री, ये सबसे पहले कर लेना। 60 से 70 नंबर तो यही हैं, उसके बाद लगे रहो बाकी चैप्टर में, फिर कैश फ्लो उठा लो, हायर परचेज उठा लो, ये सब चीज उठा लो। बाकी ऑप्शन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा सब ब्रांच का टॉपिक छोड़ सकते हो आप, ब्रांच का टॉपिक आप लाइटली कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है जी। बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। तो ये मुझे लगता है सर कुछ पेपर पैटर्न इस बार हो सकता है, ठीक है जी। बोलो, हाँ जी। तो देखो प्री एंड पोस्ट सर जरूर कर लेना, प्री एंड पोस्ट यहां भी पूछ सकता है वो आपसे, देखो आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो यहां आ गया, या यहां पर आ गया, या यहां पर आ गया, या यहां पर, मतलब आना ही आना है, ये आपको आना ही आना है, ठीक है। अच्छा सर पेपर हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, ये तो मैंने बता ही दिया कि आप क्वेश्चन वही चॉइस में छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, वो तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6 कभी मत छोड़ना, 6 कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसमें इंटरनल चॉइस होती है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 में से एक क्वेश्चन चॉइस में छोड़ोगे। रिकमेंड मैं यही करूंगा कि अगर ब्रांच नहीं किया तो ब्रांच वाला ही क्वेश्चन आप छोड़ के चलोगे, लेकिन ब्रांच नहीं कर रहे तो बाकी सारी चीजें बहुत अच्छे से करके जाना। पॉइंट समझ में आता है, पॉइंट समझ में आता है, ओके। अब सर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि सर हमें कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो प्रैक्टिस करने के लिए इस टाइम पे आपका सर सबसे पहले तो ICAI का स्टडी मटेरियल, दिस इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से करके जाना है। ICAI के स्टडी मटेरियल करने के बाद आपको RTPs करके जाने हैं एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट के, 4 अटेम्प्ट के। 4 अटेम्प्ट कौन कौन से, जो भी 4 अटेम्प्ट हुए, जो मैंने यहां पर लिखे हैं नवंबर 19, मई 19, ये जो 4 मैंने लिखे ना, जो मैंने आपको PDF में देख लेना, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, ये 4 अटेम्प्ट के RTP करके जाओ। मॉक टेस्ट पेपर करके जाओ, सॉरी RTP मैंने गलत बोल दिया, ये मैं बोल रहा था पास्ट एग्जाम्स, पास्ट एग्जाम्स, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन देख के जाओ 4 अटेम्प्ट के। इसमें काफी सारे क्वेश्चन तो आपके ग्रुप 2 वाले हैं, तो वो आपके वैसे ही कट जाएंगे। मॉक टेस्ट पेपर सर अक्टूबर वाला जरूर सॉल्व कर लेना, अक्टूबर 20 का मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट ने निकाला है। और RTP सर आपके अटेम्प्ट की नवंबर 20, मई 20, नवंबर 19, मई 19, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ये 4 ही RTP अवेलेबल है इस समय, तो ये 4 RTP करके जाओ। अगर आप इतना कवर कर लेते हो ना, इतना कवर कर लेते हो, आई एश्योर यू मोर देन 85 प्लस, मोर देन 85 प्लस। अगर आप इतना कंसेप्चुअली कवर कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 85 प्लस नंबर लेके आओगे अकाउंट्स में, ठीक है जी। तो सर आई होप आपको सर काफी हद तक चीजें पता लगी होंगी कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर करके चलना है।
अकाउंट्स में दोबारा बता रहा हूं, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आपको एक ग्रुप 1 में क्लियर करवाने का, आपको रैंक दिलवाने में सबसे ज्यादा मदद करता है ये पेपर। तो सर इसमें जितने ज्यादा हो सके नंबर खींच लो, नंबर खींच लो इसमें, ठीक है जी। सेम वीडियो सर, सेम पैटर्न पे मैं ग्रुप 2 के एडवांस अकाउंट्स की भी वीडियो बनाने वाला हूं, वो भी जल्दी मैं तैयार करके आपको अपलोड कर दूंगा। सेम लेवल पे मैं ऑडिट की भी तैयारी करूंगा, ऑडिट की भी आपको वीडियो प्रोवाइड करके चलूंगा, ठीक है जी। तो सर ये मेरा कुछ एनालिसिस था, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो सर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी सर आपके वैल्यूएबल कमेंट्स है, दीज आर मोस्ट वेलकम। आप वैल्यूएबल कमेंट्स डाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। एक फेसबुक पेज है सर, उस फेसबुक पेज को भी लाइक कर देना। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हो तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है 9717175748, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। अपना नाम, अपना अटेम्प्ट, अपना लेवल, ये जरूर लिख के मुझे व्हाट्सएप करना, तो मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ब्रॉडकास्ट में क्या होगा कि मैं आपको ऐड कर लूंगा लेकिन आपको पता नहीं लगेगा। बस क्या होगा कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं विद सीए स्टूडेंट्स, वो सब इंफॉर्मेशन आपके पास भी आने लग जाएंगी। कई बार क्या होता है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस, कुछ रिवीजन नोट्स, कुछ समरी नोट्स शेयर करता रहता हूं, तो वो सब चीजें आप लोगों के पास पहुंच जाएंगी, ठीक है जी। क्लियर है जी, चलो फिर, हाँ जी चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।